गुड मॉर्निंग। अध्याय 14 महासागरीय जल का संचलन भाग 3 प्रकरण ज्वार भाटा के प्रकार। तो आज हम ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ज्वार भाटा क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया। तो ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं तो आवृत्ति के आधार पर अगर देखते हैं तो ज्वार भाटा को अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा और मिश्रित ज्वार भाटे में विभक्त किया गया है। तो सर्वप्रथम हम अर्ध दैनिक ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं। अर्ध दैनिक यानी आधा दिन में आने वाले ज्वार। तो इसके नाम से भी ध्यान है, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। आधे दिन में उच्च ज्वार आते हैं, आधे दिन में निम्न ज्वार आते हैं, तो उसको अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं, समान ऊंचाई के पाए जाते हैं। इस प्रकार से दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन, दैनिक यानी प्रतिदिन दिन का ज्वार आता है। प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। तीसरा आता है मिश्रित ज्वार। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, ऊंचाई में क्या है, भिन्नता, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर भी ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तो दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार है। और जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी ज्वार भाटाओं को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। इसमें उच्च ज्वार या वृत्त ज्वार और निम्न ज्वार 2 प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं। उच्च ज्वार की ऊंचाई भिन्न पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृत्त ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ये है अमावस्या, ये है पूर्णिमा। अमावस और पूर्णिमा ये ऐसे 2 दिन हैं महीनों में, इन 2 दिनों के अंदर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? या तो अमावस्या के दिन आएगा या पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आएगा। अब दीर्घ ज्वार आता क्यों है? अमावस्या के दिन और पूर्णिमा को ही दीर्घ ज्वार क्यों आते हैं? आपने देखा होगा 180 डिग्री का कोण, एकदम सीधी लाइन। 180 डिग्री का कोण अगर बनाने के लिए कहेंगे तो क्या होगा? एक सीधी लाइन। तो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी, चंद्रमा। अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा को देखते हैं, और यह है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। अगर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य को हम देखते हैं तो ये तीनों एक सीध में है, लाइन एक सीध में है। ये तीनों एक सीध में होने के कारण इस सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी पर लगता है। जब चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है तो पृथ्वी के आसपास में जो भी पृथ्वी का समुद्री भाग है, जो भी जलीय भाग है, वो अधिक उफान होता है, अधिक उफान होता है। इसलिए उसको अधिक ज्वार या दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं। तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो गया। क्यों सूर्य ग्रहण हुआ? क्योंकि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये सूर्य, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो सूर्य का ये इतना भाग है, ये सूर्य का जो इतना वाला भाग है वो पृथ्वी पर नहीं दिखता है, अर्थात चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लग जाती है। पृथ्वी को सूर्य का भाग दिखाई नहीं देता है, इस कारण ये सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार
ये चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो जो चंद्रमा का भाग है वो पृथ्वी को दिखाई नहीं देता है और दिखाई नहीं देने के कारण चंद्र ग्रहण महसूस होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कुल मिला के कि दीर्घ ज्वार कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होता है। इसके कारण सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ में लगता है और पृथ्वी का पानी उफान अधिक होता है। उसी को हम दीर्घ ज्वार के रूप में जानते हैं। अब हम वृत्त ज्वार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति, जो युति और व्युति की स्थिति मैंने बताई पीछे, युति और व्युति की स्थिति, पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति मैंने बताई, युति और व्युति की स्थिति, तो उस स्थिति में ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। कौन करती हैं, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति करती हैं। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिक होगा, इनको वृत्त ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसे महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। अगर हम इस पूर्णिमा और अमावस्या के बाद लघु ज्वार की बात करते हैं तो लघु ज्वार कब आता है, लघु ज्वार आता है अष्टमी के दिन। कब आता है, अष्टमी। लघु ज्वार कब आएगा, अष्टमी के दिन लघु ज्वार आता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उस दिन लघु ज्वार आते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी की कहो या कृष्ण पक्ष की। अब क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही लघु ज्वार क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा की 2 स्थिति है, एक ऊपर स्थिति और एक ये स्थिति। क्योंकि चंद्रमा के 4 पक्ष होते हैं, तो प्रथम पक्ष का चंद्रमा और तृतीय पक्ष का चंद्रमा जो होता है वो दोनों समकोण की स्थिति में होता है। कौन सी स्थिति में होता है, समकोण की स्थिति में। जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी हैं, दोनों एक सीध में हैं, सूर्य और पृथ्वी दोनों एक सीध में हैं, लेकिन चंद्रमा है वो ऊपर है। तो ऐसी स्थिति को हम समकोण की स्थिति के नाम से जानते हैं। कौन सी स्थिति के नाम से जानते हैं, समकोण की स्थिति के नाम से जानते हैं। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहो, उन 2 दिनों में लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। इन लघु ज्वार उत्पन्न होने के भी क्या कारण हो गए, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक विपरीत दिशा में लगना प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा है वो ऊपर की ओर बल लगाता है, सूर्य है वो नीचे की ओर बल लगाता है, अर्थात अपने दाहिनी ओर बल लगाता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसके कारण जो पानी का उफान होता है वो इतना अधिक नहीं होता है। इसको हम दीर्घ ज्वार नहीं कह के लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर कम लगता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर अधिक लगता है। ऐसा क्यों है, जबकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, फिर भी पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है वो चंद्रमा का प्रभाव अधिक है और सूर्य का प्रभाव कम है। इसका प्रमुख कारण है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है और चंद्रमा है वो सूर्य की अपेक्षा में पृथ्वी के निकट स्थित है। सूर्य की अपेक्षा में पृथ्वी के निकट स्थित है। इसलिए सूर्य से कम बल, गुरुत्वाकर्षण बल होने पर भी पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, अन्यथा ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होता है। सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है लेकिन इतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य है वो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपसौर और उपसौर, इसी प्रकार
अपभू उपभू भी पढ़ेंगे, उसमें भी लघु ज्वार निम्न ज्वार आते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के इस चित्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य है और पृथ्वी है और चंद्रमा है, ये तीनों की स्थिति है वो किस और लगती हैं, ये तीनों की स्थितियाँ एक समकोण स्थिति में बनता है। कौन सी स्थिति में बनता है? समकोण स्थिति में बनते हैं। समकोण स्थिति में बनने के कारण निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। समकोण स्थिति में बनने के कारण निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब निम्न ज्वार सामान्यतः वृत्त ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर, मैंने बताया ना, अष्टमी को निम्न ज्वार आता है, तो एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ और सातम, ये 7 दिन का अंतर हो गया, ठीक है ना। एकादशी, द्वादशी, ऐसे आगे देखेंगे तो उसमें भी 7 दिन का अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 7 दिन का निम्न ज्वार और दीर्घ ज्वार के बीच में कितने दिन का अंतर आता है? 7 दिन का अंतर आता है। तो 7 दिन के अंतर के कारण हम अष्टमी को निम्न ज्वार मानते हैं। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जैसे पीछे चित्र में मैंने बताया है समकोण की क्या स्थिति होती है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है, धूमिल यानी कम हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट पाया जाता है। पृथ्वी के निकट कौन पाया जाता है? चंद्रमा, जबकि सूर्य है वो पृथ्वी से दूर पाया जाता है। अब ये दूसरी स्थिति है गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य संबंध। अगर हम देखते हैं तो ज्वार भाटा और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य अगर संबंध की स्थिति को देखते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों में अंतर पाया जाता है। तो अगर ये जो एक अंडाकार स्थिति हम देख रहे हैं, इस अंडाकार स्थिति को बोलते हैं पृथ्वी की कक्षा या पृथ्वी का कक्ष। ये जो स्थिति बनाई गई है ये सूर्य की स्थिति है। किसकी स्थिति है? सूर्य। ये आपके सूर्य है। क्या है? सूर्य। और ये छोटे वाले दिख रहे हैं आपके 2 गोले ऐसे छोटे छोटे, ये वाले, ये आपके चंद्रमा है। और ये जो इस कक्ष के अंदर ये एक ये भाग है, एक ये भाग है, ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी यहाँ से खिसकती हुई आगे बढ़ती है, यहाँ पे आती है, यहाँ से खिसकती हुई यहाँ आगे बढ़ती है। यानी कि ये एक वर्ष में यानी 365 दिन में 365 दिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो 365 दिन के अंदर एक इस अपने कक्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा करती है तो एक बार सूर्य के निकटतम आती है, ये जैसे सूर्य के निकटतम आ गई, एक बार सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर हो जाती है। जब सूर्य के निकटतम पहुंचती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के निकटतम स्थिति में पहुंचती है, 3 जनवरी को जब सूर्य के निकटतम स्थिति में सूर्य के निकटतम पहुंचती है पृथ्वी, तो उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं। ये दूरी कितनी होती है? 147 करोड़ किलोमीटर। कितनी हो गई? 147 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। इसी प्रकार ये पृथ्वी जब घूमती हुई वापस सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाती हैं, अर्थात 152 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाती हैं। कितनी? 152 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम दूरी पर पहुंचती हैं, तो उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सूर्य की और पृथ्वी की एक बार सूर्य के निकटतम आती है पृथ्वी, एक बार सूर्य के बहुत अधिकतम दूरी पर जाती है। तो उपसौर की अगर दिनांक देखते हैं तो लगभग 4 जुलाई आती है। कब आती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी है वो 152 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर होती है सूर्य से, अधिकतम दूरी पर स्थित होती है 4 जुलाई को। जबकि सबसे निकटतम दूरी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी होती है। तो उपसौर किसको कहते हैं? उपसौर कहते हैं सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं, और सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपसौर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार
चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा की भी दो स्थिति बनती है। एक बार चंद्रमा है वो पृथ्वी के एकदम निकटतम आता है, एक बार चंद्रमा है वो पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर स्थित हो जाता है। तो अगर हम चंद्रमा की स्थिति के बारे में देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकटतम आता है तो उसको उपभू कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो उसको हम अपभू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपभू। तो जब उपभू और उपसौर दोनों स्थिति बनती हैं, उपसौर और उपभू दोनों स्थिति बनती हैं, तो दीर्घवृत्त ज्वार आता है, बहुत अधिक बड़ा ज्वार आता है, जिसको दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं। क्योंकि चंद्रमा है पृथ्वी के निकट रहता है, सूर्य होता है वो भी पृथ्वी के निकट होता है, तो निकट होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है और अधिक लगने के कारण सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है। अगर अपभू और उपसौर की स्थिति होती है तो उस समय चंद्रमा है वो भी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, सूर्य होता है वो भी पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, और अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण उसको हम अपभू के नाम से जानते हैं। और अपभू होने के कारण या अपसौर होने के कारण उसमें क्या होता है? बहुत निम्न ज्वार आता है। क्या आता है? निम्नतम ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दूरी अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की निकटता से उच्च ज्वार आते हैं और सूर्य और चंद्रमा की दूरी अधिक होने से निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगर हम चंद्रमा का कक्ष, मैंने ये बताया आपको गोले के माध्यम से, और सूर्य का कक्ष यानी पृथ्वी का कक्ष की भी बताए हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम 4,07,000 ये जो दूरी आपकी लिखी हुई दिख रही है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है, औसतन दूरी। अब हम इसको अगर साफ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एकदम साफ नजर आते हैं। तो अगर हम दूरी देखते हैं तो 4,07,000, 4,07,000 ये सूर्य और चंद्रमा की दूरी है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी देखते हैं तो 152 करोड़ क्या है? 152 करोड़ किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी देखते तो 14.7 करोड़, 152 करोड़ नहीं है, 15.2 करोड़ है, और यहाँ है 14.7 करोड़। निकटतम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निम्न ज्वार और उच्च ज्वार को देखा। आगे हम देखते हैं कि महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसको उपभू या असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है तो उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है अपसौर कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार उत्पन्न बढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। इसी प्रकार अगर ज्वार भाटा के महत्व की बात करते हैं तो ज्वार भाटा का सबसे अधिक महत्व है
वो मछुआरों को है। किसका है? मछुआरा, मछली पकड़ने वालों का होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजना में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वारदन मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर सिचले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसी प्रकार ज्वार भाटा तलछटों के डिसिलेशन में भी मदद करती हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिलेशन में भी मदद करती हैं तथा ज्वारदन मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन के दुर्गादुआनी में लगाया जा रहा है। इसी प्रकार हम बोध प्रश्न करते हैं। उस बोध प्रश्न को ध्यान से सुनना, उत्तर भी साथ में है, उत्तर को भी ध्यान से सुनना। उसके बाद में ये जो बोध प्रश्न है वो कॉपी के अंदर भी करने हैं। गृह कार्य प्रश्न है, उसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है, उसको भी कॉपी के अंदर करने हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में होते हैं तब ज्वारीय तरंगों को क्या कहा जाता है? सीजिंग। क्या कहा जाता है? सीजिंग। युक्ति व अयुक्ति बिंदु कहा जाता है। सीजिंग का मतलब क्या है? युक्ति और अयुक्ति, अमावस्या और पूर्णिमा वाला बिंदु। ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अपभू से क्या तात्पर्य है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो उसको अपभू कहा जाता है। उपभू। उपभू से क्या तात्पर्य है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है उसको उपभू के नाम से जानते हैं। 3,56,000 किलोमीटर की दूरी है। इसी प्रकार 35,06,000 कह सकते हैं आप, 35,06,000 किलोमीटर। 3,56,000। ठीक है। अपभू से क्या तात्पर्य है? जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इसमें 4,07,000 किलोमीटर लगभग। ये 3,56,000 था और ये 4,07,000 किलोमीटर की दूरी। तो अपभू में अधिकतम दूरी होती है। इसी प्रकार उपसौर से क्या तात्पर्य है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, उसको हम अपसौर कहते हैं। मैंने गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न दिए हैं, बहुत सरल हैं, जो आपकी परीक्षा में आने के लायक हैं। ज्वार भाटा के प्रकारों को समझिए। दूसरा प्रश्न है ज्वार भाटा के महत्व को समझिए। तो ज्वार भाटा के प्रकार और महत्व ये दोनों आपको करने हैं। आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके भविष्य में भी आगे काम आने वाले हैं। और इसके प्रश्न उत्तर ध्यान से करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेसन को ध्यान से सुना।